दोस्तों, चुनाव आयोग ने अब जो भी मांग की उसकी पूर्ति हुई। उसने कहा कि चुनाव कराने के लिए एसआईआर कराना जरूरी है। एसआईआर की प्रक्रिया हुई। चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत 60 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम काट दिए। कई लोगों के साथ गलत भी हुआ, फिर भी चुनाव आयोग के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। उसने चुनाव कराने के लिए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की मांग की तो लाखों केंद्रीय पुलिस बल के जवान बंगाल में तैनात कर दिए गए। ये बात और है कि हिंसा हुई, झड़पें हुई। अब चुनाव आयोग ने एक नया सिगूफा छोड़ा है। वो काउंटिंग के दौरान सुपरवाइजर के तौर पर सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को लगाने पर अड़ा हुआ है, जबकि खुद चुनाव आयोग ने पहले आदेश जारी किया था कि काउंटिंग के दौरान केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारी मौजूद रहेंगे। अब दोस्तों, काउंटिंग से पहले बंगाल से एक वीडियो सामने आया। एक शख्स उस इमारत की छत या दीवार पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जहां ईवीएम रखी हुई है और जहां स्ट्रांग रूम मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, आप देख सकते हैं एक व्यक्ति एक इमारत की छत या दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, पता है ये वीडियो किसने बनाया है? ये वीडियो बीजेपी के एक नेता ने बनाया। अब बताइए, बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने वहां का लगभग पूरा तंत्र अपने हाथ में ले लिया है। एक तरह से देखें तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पुलिस किनारे नजर आ रही है। सब कुछ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नियंत्रण में चल रहा है, या कह सकते हैं केंद्र सरकार के इशारे पर व्यवस्था संचालित हो रही है। उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति उस परिसर तक पहुंच जाता है जहां ईवीएम रखी हुई है और स्ट्रांग रूम की इमारत पर चढ़ने लगता है तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि इतनी सेंट्रल फोर्स लगाने का आखिर फायदा क्या है? अब देखिए बीजेपी इस पूरे मामले को किस तरह से देख रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अब ये साफ होता जा रहा है कि कोलकाता में ममता बनर्जी का हंगामा कोई अचानक हुई प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, ताकि पश्चिम बंगाल के दूसरे हिस्सों में टीएमसी के कार्यकर्ताओं की गतिविधियों से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। जब लोगों की नजरें कोलकाता पर टिकी थी, उसी दौरान वर्धमान से एक चिंताजनक खबर सामने आई। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर में जहां ईवीएम रखी गई है, वहां कथित तौर पर टीएमसी से जुड़े एक व्यक्ति ने स्ट्रांग रूम तक पहुंचने के लिए दीवार फांदने की कोशिश की। बीजेपी उम्मीदवार संजय ने इस घटना को सामने लाते हुए पूरे मामले पर गंभीर सवाल उठाए। ये कोई सामान्य जगह नहीं है। यहाँ वर्धमान उत्तर, वर्धमान दक्षिण, गलसी और बातल जैसी 5 अहम विधानसभा सीटों की ईवीएम रखी गई है। इन घटनाओं को एक साथ देखें तो ये महज सहयोग नहीं लगता। कोलकाता में हुआ राजनीतिक ड्रामा और राज्य के दूसरे हिस्सों में सामने आ रही गतिविधियां एक बड़ी और सुनियोजित रणनीति की ओर इशारा करती है। ये उस बेचैनी की तस्वीर है जो तब दिखती है जब किसी पार्टी को यह एहसास होने लगे कि राजनीतिक जमीन उसके हाथ से खिसक रही है। पश्चिम बंगाल की जनता अपना फैसला सुना चुकी है। अब 4 मई सिर्फ उस फैसले पर मोहर लगाने का दिन होगा। अब जरा बीजेपी की राजनीति भी समझिए। बीजेपी कह रही है कि वर्धमान में स्ट्रांग रूम के बाहर संदिग्ध गतिविधियां हुई। बीजेपी कह रही है कि ईवीएम तक पहुंचने की कोशिश हुई। बीजेपी कह रही है कि 5 विधानसभा सीटों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इतना बड़ा सुरक्षा उल्लंघन हुआ तो कटघरे में कौन है? क्या टीएमसी या फिर खुद बीजेपी जिसकी सरकार केंद्र में है, या फिर वो चुनावी तंत्र जिसकी सुरक्षा का जिम्मा पूरी तरह केंद्रीय एजेंसियों और चुनाव आयोग के हाथ में है? बीजेपी के अपने ट्वीट ने ही उसकी राजनीति की पोल खोल दी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति स्ट्रांग रूम तक पहुंचने के लिए दीवार फांदने की कोशिश कर रहा था तो इसका मतलब साफ है कि सुरक्षा में सेंध लगी, और अगर सुरक्षा में सेंध लगी तो जवाबदेही किसकी बनती है? ईवीएम की सुरक्षा क्या राज्य पुलिस के पास थी? राज्य पुलिस के पास तो सुरक्षा की जिम्मेदारी है ही नहीं। क्या स्ट्रांग रूम की निगरानी टीएमसी कर रही थी? जवाब है नहीं। क्या केंद्रीय बल और चुनाव आयोग की निगरानी नहीं थी? जवाब है बिल्कुल थी। तो फिर बीजेपी ये बताए कि जिस सिस्टम पर उसका भरोसा है, जिस केंद्रीय सुरक्षा व्यवस्था की वो तारीफ करती रही, उसी व्यवस्था के बीच कोई संदिग्ध व्यक्ति स्ट्रांग रूम तक पहुंचने की कोशिश कैसे कर गया?
और अगर बीजेपी उम्मीदवार ने खुद इस घटना का वीडियो बनाया तो सवाल और बड़ा हो जाता है। वीडियो बनाने से पहले सुरक्षा बलों को अलर्ट क्यों नहीं किया गया, तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर हुई तो उसकी आधिकारिक जानकारी कहाँ है। यानी सवाल टीएमसी से पहले बीजेपी और चुनावी व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आरोप लगाने वाली बीजेपी खुद मान रही है कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में सेंध लगी है, और अगर सेंध लगी तो सबसे पहले जवाब केंद्र की व्यवस्था को देना होगा, टीएमसी को नहीं। तो दोस्तों, पूरी कहानी का सार यही है कि बंगाल में चुनाव आयोग ने जो जो मांगा वो सब मिला। एसआईआर हुआ, लाखों नाम कटे, केंद्रीय बलों की तैनाती हुई, स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटिंग तक पूरा सिस्टम केंद्र के नियंत्रण में चला गया। राज्य सरकार और राज्य पुलिस लगभग साइडलाइन नजर आई, लेकिन अब उसी चुनावी व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम तक कोई पहुंचने की कोशिश करता दिखता है। और इस पूरे मामले को सामने लाने वाली भी खुद बीजेपी है। बीजेपी का अपना ट्वीट, बीजेपी का अपना वीडियो और बीजेपी का अपना दावा। लेकिन इस दावे के साथ सबसे ज्यादा सवाल भी बीजेपी और पूरे केंद्रीय चुनावी तंत्र पर ही खड़े हो गए हैं, क्योंकि जब सुरक्षा पूरी तरह केंद्र के हाथ में हो, निगरानी केंद्रीय बलों के पास हो, व्यवस्था चुनाव आयोग के नियंत्रण में हो, तब चूक किसी और की नहीं, उसी सिस्टम की मानी जाती है। इसलिए अब कहानी टीएमसी पर आरोप लगाने की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की जवाबदेही तय करने की है जो निष्पक्ष चुनाव का दावा कर रही है। और अगर स्ट्रांग रूम की दीवार तक कोई पहुंच गया तो फिर भरोसे की दीवार में दरार कहां पड़ी, यह पूरे देश ने देख लिया है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हाईकोर्ट में ये मामला जब आया तो ये कहा गया कि वहाँ ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वहाँ एक ऑब्जर्वर, जिसको कहते हैं माइक्रो ऑब्जर्वर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी नियुक्ति करती है, वो हर बूथ में वैसे भी वहाँ रहता है। और उस साथ साथ में सारी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स रहते हैं, सारी पार्टी के इलेक्शन एजेंट्स रहते हैं, और फिर सुपरवाइज़र भी रहता है, पोलिंग सुपरवाइज़र। तो जब ये बात सर्कुलर पे आई तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि ये सर्कुलर ठीक है और ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है वो भी ठीक है। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट आए तो हमने ये तय किया कि हम सर्कुलर को चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये कहेंगे, ये आग्रह करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि जो सर्कुलर है उसको आप लागू कीजिए। अब सर्कुलर 13 अप्रैल 2026 का है, तो वो सर्कुलर मैं आपको पढ़ भी देता हूँ, पहले समझा दूंगा फिर पढ़ भी दूंगा। उसमें ये लिखा है कि कई जगह से हमें जानकारी मिली है कि इरेगुलरिटीज़ होने वाली हैं इलेक्शन के प्रोसेस में, काउंटिंग के प्रोसेस में इरेगुलरिटीज़ होंगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई अपार्ट फ्रॉम माइक्रो ऑब्जर्वर वहाँ रहे, ये फैसला है। तो हमने फिर कहा कि उसी सर्कुलर के अंतर्गत, वो मैं पढ़ देता हूँ, वो कहता है कि फ्रॉम फर्दर अ डेडिकेटेड मॉड्यूल इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन ECI नेट for randomization of counting personnel and generating of counting ID cards. The salient features of the proposed module are as follows. मतलब कि जो मोटी मोटी बात जो है सर्कुलर के अंतर्गत उन्होंने कही है कि रैंडम सिलेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फ्रॉम द रिस्पेक्टिव पर्सनल डेटाबेसेस फॉर काउंटिंग ड्यूटी। तो इसका मतलब ये हुआ, सर्कुलर कहता है कि आप एक केंद्र का भी नॉमिनी वहाँ रख लीजिए और एक राज्य का भी नॉमिनी रख लीजिए। जो सरकारी मुलाजम होगा केंद्र का भी होगा और राज्य सरकार का भी होगा, और ये नियुक्ति उनकी होनी चाहिए। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देखिए, उनका खुद का सर्कुलर कहता है चलिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन साथ साथ एक स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनी भी रखिए, उसकी भी रैंडमाइजेशन नाम करके रखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तो वहाँ सर्कुलर चैलेंज कर रहे थे, तो हमने कहा कि अब हम सर्कुलर नहीं चैलेंज कर रहे, हम तो कहते हैं कि उसको लागू करें।